दोस्तों, आज मैं आपको साइंस फिक्शन मूवीज़ की सबसे बेहतरीन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप स्पेस मूवीज़ में रुचि रखते हैं, तो निश्चित ही यह फ़िल्म आपकी सबसे बेहतरीन फ़िल्मों में से एक रहेगी। इस मूवी में हमें 100 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन के डिस्कवर करे ब्लैक होल, वर्म होल तथा टाइम डायलेशन जैसे फिनोमेनन को समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें से हमें सिर्फ अभी तक टाइम डायलेशन और ब्लैक होल होने के ही प्रमाण मिले हैं। इस मूवी में हमें ब्लैक होल, इवेंट हॉरिजन, टाइम डायलेशन, स्लिंग शॉट, मैनिपुलेशन ऑफ ग्रेविटी एंड टाइम, बाइनरी कोड, मोर्स कोड तथा वर्म होल जैसे रहस्यमय कॉन्सेप्टों को दर्शाने की कोशिश की है। तो चलिए इन कॉन्सेप्टों को समझने के लिए चलते हैं अपनी मूवी की ओर। मूवी के शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि अब हमारी पृथ्वी रहने के लिए नहीं बची है, क्योंकि यहाँ रोज आंधी और तूफान आना आम सी बात हो गई है, जिस वजह से यहाँ फसल उगाना एक चुनौती हो गई है और ज़मीन बंजर होने के कारण खाने की कमी हो रही है। अगर मानव ने जल्द से जल्द रहने लायक कोई और ग्रह नहीं ढूंढा तो इसी पृथ्वी पर संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व मिट जाएगा। अब इसी बीच कूपर के परिवार को दिखाया जाता है। उसके परिवार में उसकी बेटी मर्फ, उसका बेटा टॉम और उसके ससुर होते हैं। कूपर के घर में एक लाइब्रेरी रहती है जिसमें किताबें अपने आप गिरती रहती हैं। जब मर्फ अपने पिता कूपर को यह बताती है कि इस कमरे में कोई भूत रहता है और किताबों को यहाँ वहाँ गिराता रहता है, लेकिन कूपर एक साइंटिफिक पर्सन था तो इसलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वह मर्फ से कहता है अगर इस कमरे में कोई असामान्य घटना हो तो वह उसे ऑब्जर्व करे और कूपर को बताए। अगले दिन जब तूफान आता है तो कूपर को खिड़की बंद करते समय जमीन पर रेत की धूल से बना एक पैटर्न नजर आता है। वह उसे डिकोड करने की कोशिश करता है और वह कुछ ही मिनटों में उसे डिकोड करके पाता है कि कोई उसे ग्रेविटी के जरिए नासा की सीक्रेट बेस का लोकेशन कोऑर्डिनेट दे रहा है। लेकिन वो कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। कूपर समझ जाता है यह मर्फ का भूत नहीं बल्कि ग्रेविटेशन एनोमली है। फिर वो नासा के सीक्रेट हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और प्रोफेसर ब्रेंड से मुलाकात करता है, जो कि नासा में एक साइंटिस्ट हैं। प्रोफेसर ब्रेंड उसे बताते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी धरती पर बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती, तो हमें कोई और सूटेबल प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा। और नासा ने पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट को वर्म होल के पार अलग अलग ग्रहों पर भेज दिया है, ताकि उन्हें कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट मिले तो वह अपने व्हीकल से नासा को सिग्नल भेज दे। जिन 12 एस्ट्रोनॉट्स को प्लेनेट ढूंढने को भेजा गया था, उनमें से 3 एस्ट्रोनॉट व्हीकल से नासा को सिग्नल रिसीव हो रहे थे और वह तीनों प्लेनेट गैलगेंटो नाम के ब्लैक होल के पास थे। प्रोफेसर ब्रेंड बताते हैं कि कोई अननोन एडवांस सिविलाइजेशन हम मानवों की मदद कर रही है, इसलिए उन्होंने 48 साल पहले शनि ग्रह के पास एक वर्म होल बनाया है, जिसकी मदद से हम उन हैबिटेबल प्लेनेट तक जा सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम वर्म होल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल वर्म होल किन्हीं 2 पॉइंट का शॉर्टकट रास्ता होता है जो हमें स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज पहुंचा सकता है। वर्म होल एक सुरंग की तरह काम करता है जो स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ देता है। एल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैथमेटिकली प्रेडिक्ट करती है कि वर्म होल जैसा कुछ तो इस ब्रह्मांड में होना चाहिए। हालांकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल को लेकर भी प्रेडिक्ट किया था, जो कि अब एक हाइपोथेसिस ही नहीं बल्कि सचमुच एग्जिस्ट करती है। लेकिन वर्म होल जैसा कुछ अब तक नहीं मिला है। वर्म होल के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग राय देते हैं और जो राय इन सब में कॉमन है कि यह किन्हीं 2 गैलेक्सीज का रास्ता हो सकता है। अब क्योंकि कूपर पहले भी स्पेस में जा चुका है और वह एक अच्छा एस्ट्रोनॉट के साथ एक अच्छा पायलट भी होता है, तो प्रोफेसर ब्रेंड उसे प्रस्ताव देता है कि वह नासा के उन एस्ट्रोनॉट्स के साथ उन प्लेनेट पर जाए जिनसे नासा को सिग्नल मिल रही हैं, और उन तीनों प्लेनेट में से सबसे हैबिटेबल प्लेनेट की जांच करे जो मानवों के लिए सबसे अच्छा हो। पृथ्वी को इस हाल में देख और आने वाली जनरेशन के लिए कूपर प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। कूपर पहले ही स्पेस में जा चुका है तो उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं मिल रहती। तो अभी 4 एस्ट्रोनॉट है जो एंडोरेंस यान की मदद से, जिसने पहले के एस्ट्रोनॉट्स को वर्म होल के जरिए दूसरी गैलेक्सी में पहुंचाया था,
तो ये उस एंड्योरेंस से अपना स्पेस शटल जोड़ेंगे और उन 3 ग्रहों के लिए निकल जाएंगे। और इन क्रू मेंबर्स को उन तीनों ग्रह में से कोई भी हैबिटेबल प्लेनेट मिले जहां मानव जाति को बचाया जा सके तो वह नासा को सिग्नल भेज दे। उसके बाद प्रोफेसर ब्रेंड के पास 2 प्लान होते हैं। प्लान ए में प्रोफेसर सालों से एक एडवांस इक्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं जो अगर सॉल्व हो जाती है तो हम ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम बड़े बड़े स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की ग्रेविटी से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और वर्म होल के थ्रू उन हैबिटेबल प्लेनेट तक पहुंच सकते हैं, जिससे मानव जाति का अस्तित्व बच जाएगा। वहीं प्लान बी होता है, अगर उन तीनों प्लेनेट में से कोई भी प्लेनेट हैबिटेबल हो तो फिर नासा एंड्योरेंस यान की मदद से 5000 ह्यूमन फ्रोजन एम्ब्रियो को वर्म होल के जरिए उस हैबिटेबल प्लेनेट तक पहुंचाएगा। आइए अब कूपर के साथ जाने वाले क्रू मेंबर्स को जान लेते हैं। ग्रुप की पहली मेंबर होती है अमेलिया, जो प्रोफेसर ब्रेंड की बेटी होती है। ग्रुप का दूसरा मेंबर डोयल होता है, जो कि एक जियोग्राफर और एक अच्छा एस्ट्रोनॉट भी रहता है। ग्रुप का तीसरा मेंबर होता है रोमेली, जो कि फिजिसिस्ट है और एक अच्छा एस्ट्रोनॉट भी है। और आखिर कूपर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कूपर की इस मिशन की हामी भरने के बाद उसकी बेटी नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है वर्म होल के उस पार समय धीमा होगा और वह कूपर को कभी ना मिल पाए। हालांकि कूपर भी इस बात को जानता था कि वर्म होल के उस पार ब्लैक होल के नज़दीक उसके लिए टाइम बहुत धीमा हो जाएगा। तो वो मर्फ को एक घड़ी देता है और समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जब वो वापस आएगा तो वो दोनों अपने समय का कंपैरिजन करेंगे। आपको याद होगा कि किताबों वाले कमरे में कोई असामान्य गतिविधि हो तो वो उसे ऑब्जर्व करे और नोट करे। तो मर्फ, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, तो वह उस कमरे की गतिविधि को नोट कर यह निष्कर्ष निकालती है कि कोई ग्रेविटी के जरिए उसे मैसेज दे रहा है। तो वह उस मैसेज को डिकोड कर लेती है और उसे सिटे लिखकर नोट भी कर लेती है। वह कूपर को इस मैसेज को दिखाती है, लेकिन कूपर मर्फ के ना चाहते हुए भी स्पेस के लिए निकल जाता है। इन चारों के साथ एक एडवांस रोबोट भी होता है जिसका नाम टार्च होता है। वह अपने फ्लाइंग शटल को इजीली एंडोरेंस से कनेक्ट कर लेता है। और अब इनके पास एक और रोबोट भी हो जाता है जो पिछले 23 सालों से एंडोरेंस के अंदर ही था, जिसका नाम केस होता है। इन दोनों रोबोट के साथ ये चारों वर्म होल को पार करते हैं और जब गैलगैंटियो नामक ब्लैक होल के पास होते हैं तो ये चारों फैसला करते हैं कि ये सबसे पहले मिलर के प्लेनेट पर जाएंगे। हालांकि एलमंड और डॉक्टर मैन के प्लेनेट से भी लगातार सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें लगता है मिलर के प्लेनेट पर जीवन होने की ज़्यादा संभावना है। तो अब कूपर और अमेलिया उस ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं और वहीं रोमेली एंड्योरेंस में ही रहकर उस ब्लैक होल का निरीक्षण करेगा, जो कि इन तीनों प्लेनेट को बांधे हुआ है। मिलर का प्लेनेट उन तीनों ग्रहों में सबसे नज़दीक होता है। यहाँ पर बिताया 1 घंटा भी पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होगा। दोस्तों, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है टाइम डायलेशन का, जिसकी उत्पत्ति भी आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हुई है। क्योंकि यह मूवी का एक्सप्लेनेशन है तो हम इसको इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल टाइम डायलेशन स्पेस टाइम में होने वाले बदलाव को दर्शाता है। अगर किसी ग्रह या स्टार की ग्रेविटी हमारी अर्थ से ज़्यादा होती है, या फिर हम किसी ऐसे स्पेस शटल में बैठे हैं जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो, तो इस केस में समय हमारे लिए धीमा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि स्पेस जो कि हमारे आसपास होता है, या फिर इसे हम कोई प्लेनेट या स्टार मान लेते हैं, तो यह प्लेनेट स्पेस टाइम को जितना कर्व करेगा उसमें टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। अब चूंकि ब्लैक होल स्पेस टाइम को इन्फिनाइट कर्व करता है, तो यह टाइम बहुत स्लो गुजरेगा तथा इसके आसपास जितने भी प्लेनेट होंगे उन सब प्लेनेट में समय धीमा गुजरेगा। चूंकि मिलर के प्लेनेट पर भी बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है, तो जाहिर तौर पर वह हमारी पृथ्वी से भारी होगा तथा ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। जब वह तीनों उस ग्रह पर उतरते हैं तो देखते हैं उस प्लेनेट पर पानी के अलावा कुछ नहीं है और ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यह ग्रह मानवों के लिए बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल उठता है, अगर यह ग्रह मानवों के लिए हैबिटेबल ही नहीं है तो मिलर ने झूठी जानकारी क्यों दी?
तो इसका जवाब है, जब मिलर उस प्लेनेट पर उतरा होगा तो चूंकि पानी जीवन के लिए एक ज़रूरी सोर्स है, तो उतरते ही उसने अपना सिग्नल ऑन कर दिया होगा और कुछ पल बाद ही मिलर इस प्लेनेट पर टाइडल वेव का शिकार हो गया होगा। मिलर द्वारा ऑन किया गया सिग्नल कुछ ही मिनटों के लिए ऑन हुआ होगा, लेकिन उन्हीं कुछ मिनटों में पृथ्वी पर कई महीने और सालें बीत गए होंगे, जिस वजह से नासा को लगा इस प्लेनेट से कंटिन्यूअस सिग्नल आ रही हैं। उनको मिलर के यान का भी मलबा मिलता है। उसी समय वे टाइडल वेव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके यान में पानी चला जाता है और वह 1 घंटे की बजाय 3 घंटे उस ग्रह पर बिता देते हैं। इसी बीच टाइडल वेव के कारण उनके साथी डोयल की भी मौत हो जाती है। इंजन सूखने के बाद यह ग्रह से टेक ऑफ कर जाते हैं और जब यह एंड्योरेंस पर वापस पहुंचते हैं तो पाते हैं कि जिस दौरान उन्होंने मिलर के प्लेनेट पे 3 घंटे बिताए थे, तो उसी दौरान उनके साथी रोमेली के लिए एंड्योरेंस में 23 साल बीत चुके हैं। अब चूंकि एंड्योरेंस यान पिछले 23 सालों से ईंधन का इस्तेमाल कर रहा था, तो अब एंड्योरेंस में लिमिटेड ईंधन बचा होता है। इसी बीच कूपर अपनी बेटी मर्फ द्वारा भेजे गए वीडियो मैसेज को देखता है और पाता है कि उसके बेटा और बेटी बड़े हो चुके हैं, जहां मर्फ तो नासा के लिए काम कर रही है। अब चूंकि उनके पास लिमिटेड ईंधन है, तो यह बाकी 2 प्लेनेट में से एक ही प्लेनेट पर जा सकते हैं। अब ये तीनों डाटा और इंफॉर्मेशन के आधार पर एलमंड के ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उधर से डॉक्टर मैन के प्लेनेट से भी लगातार सिग्नल आ रहे होते हैं और यह डॉक्टर मैन का प्लेनेट एलमंड के प्लेनेट से भी नज़दीक होता है। इसलिए यह तीनों फैसला करते हैं कि ये पहले डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाएंगे। सिग्नल को ट्रैक कर जब यह उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उस ग्रह पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ तक कि यहाँ के बादल भी बर्फ़ के बने हुए हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर ब्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं और मर्फ जब उनसे प्लान ए के बारे में पूछती है, जिससे वह ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब प्रोफेसर ब्रेंड मर्फ को एक हिला देने वाली बात बताते हैं कि प्लान ए और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि उस एडवांस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ब्लैक होल में मौजूद सिंगुलैरिटी क्वांटम डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक नामुमकिन सा टास्क है, क्योंकि अगर हम ब्लैक होल के सेंटर में जाते हैं तो सिग्नल ही क्या, लाइट भी वापस नहीं आ सकती। मर्फ यह बात सुनकर टूट जाती है, क्योंकि वह अब अपने पिता से कभी नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद मर्फ अपने पिता को एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज भेजती है और बताती है कि प्रोफेसर ब्रेंड इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही उनके प्लान ए के बारे में बताती है कि प्लान ए सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि प्लान ए को सफल बनाने के लिए उन्हें ब्लैक होल में मौजूद क्वांटम डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। मर्फ अपने पिता को ब्लेम करती है कि उन्होंने उसे अर्थ पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब जब कूपर यह वीडियो मैसेज देखता है तो वह भी टूट जाता है और जब ये तीनों डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर उतरते हैं तो यह डॉक्टर मैन को स्लीपिंग चैम्बर में डीप स्लीपिंग करते हुए पाते हैं। डॉक्टर मैन को उठाने के बाद वह उन्हें बताता है कि इस ग्रह पर कुछ परेशानी ज़रूर है, लेकिन इस ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। अब क्योंकि ये प्लेनेट ब्लैक होल के उतना करीब नहीं होता, तो फिर ये सारे एस्ट्रोनॉट इस ग्रह का आराम से मुआयना करते। तो इसी बीच डॉक्टर मैन कूपर को मारने की नाकाम कोशिश करता है, ताकि वह इस ग्रह से उनका एडवांस ड्रॉपशिप चुरा के यहाँ से निकल जाए, और वह इसमें सफल भी हो जाता है और ड्रॉपशिप को चुरा कर भाग जाता है। वहीं अमेलिया कूपर को बचा लेती है और अब हमें यह रिवील होता है कि डॉक्टर मैन ने उनको गलत जानकारी भेजकर इन सबको गुमराह किया है, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि डॉक्टर मैन को इस ग्रह से निकलने के लिए यह सब नाटक करना पड़ा। और वहीं डॉक्टर मैन एंड्योरेंस से मैनुअल टॉकिंग शुरू कर देता है और वहीं कूपर और अमेलिया भी इस ग्रह से टेक ऑफ कर जाते हैं। कूपर के लाख मना करने के बाद भी डॉक्टर मैन मैनुअल टॉकिंग जब कर रहा होता है तो एक धमाके के दौरान डॉक्टर मैन की जान चली जाती है। साथ ही एंड्योरेंस को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिससे वह तेज़ी से स्पेस में घूमने लगता है। किसी तरह कूपर एंड्योरेंस को संभाल लेता है, लेकिन अब इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि यह तीसरे ग्रह तक पहुंच सके। और तीसरे ग्रह तक पहुंचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हें पता है कि प्लान ए पहले से ही एक फेलियर है, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता है कि ये स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कर
उस तीसरे ग्रह तक पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम स्लिंग शॉट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लिंग शॉट वह प्रक्रिया है जब हम एक स्पेसशिप को किसी ग्रह या स्टार की ग्रेविटी को यूज़ कर उसे रफ्तार दे सकते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी स्पेसशिप में ईंधन कम हो। आपको बता दें कि ईंधन की कमी से हमारा इसरो स्लिंग शॉट का सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, तो वहीं नासा इसका प्रयोग रेयर केस में ही करता है। अब क्योंकि एंडोरेंस के पास उतना ईंधन नहीं होता कि वह उस तीसरे ग्रह पर जा सकें, तो कूपर का प्लान होता है कि वो पहले ब्लैक होल की ग्रेविटी में गिरेंगे तथा जब इवेंट होराइजन के क्षितिज पे होंगे तो वह स्पेसशिप और एंडोरेंस के बूस्टर को एक साथ ऑन कर एक जोरदार धक्के से एंडोरेंस को तीसरे ग्रह की ओर भेजने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको ज्ञान है, अगर कोई पिंड ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर लेता है तो वह पिंड वापस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लैक होल उस पिंड को अपने सेंटर में खींचेगा और ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, यानी कि यहाँ इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, जिसमें से कोई पिंड तो क्या लाइट भी वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कूपर की एक चूक भी पूरी मानव जाति के लिए भारी पड़ सकती है। खैर, जब ये स्लिंग शॉटिंग कर रहे होते हैं तो कूपर एक एक कर सारे बूस्टर ऑन कर देता है। अब हमें यह पता है कि जब कोई भी वस्तु जितनी भारी होगी तो उस वस्तु पे उतना ही अधिक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो जल्द ही कूपर को भी यह पता चल जाता है कि यह एंडोरेंस के साथ लैंडर और ड्रॉपशिप को ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचने के लिए कूपर टार्स और लैंडर को एंडोरेंस से डिटैच कर देता है। यहाँ पर कूपर टार्स को इसलिए डिटैच करता है क्योंकि वह ब्लैक होल में प्रेजेंट सिंगुलैरिटी का डाटा उसे भेज दे, जिससे कि प्रोफेसर ब्रैंड की प्लान ए भी सफल हो जाए। लेकिन टार्स का कनेक्शन ब्लैक होल के सेंटर में जाते ही टूट जाता है। टार्स के बाद कूपर अपने खुद के ड्रॉपशिप को भी डिटैच कर देता है, जिससे कि एमेलिया उस तीसरे ग्रह पर जा सके। डिटैच होने के बाद कूपर तेजी से ब्लैक होल के सेंटर में गिर रहा होता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कूपर ब्लैक होल के सेंटर में बने एक टेसरैक्ट में फंस जाता है। इस टेसरैक्ट में खास बात यह होती है कि यह टेसरैक्ट 5 डायमेंशन होता है, मतलब कि इस टेसरैक्ट में टाइम भी एक फिजिकल डायमेंशन होता है। जिस तरह हम अपने 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आगे और पीछे देख सकते हैं, ठीक उसी तरह इस टेसरैक्ट में कूपर अपने पास्ट और प्रेजेंट को देख सकता है। यह टेसरैक्ट एक कस्टम टेसरैक्ट होता है, जिसमें कि कूपर को उसी किताबों वाले कमरे में दिखाया जाता है जिसकी मर्फ बचपन में बात किया करती थी। आशा है आपको यह बात याद होगी। कूपर उस टेसरैक्ट में मर्फ को मैसेज देना चाह रहा था कि वह उसे रोक ले, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह मर्फ को यह संदेश नहीं भेज पाता। तभी कूपर को याद आता है कि वह मर्फ तक अपना संदेश ग्रेविटी के जरिए भेज सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी ही वह फोर्स है जो कि किसी भी डायमेंशन में आ जा सकती है। तो अब कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड के जरिए मर्फ को मैसेज भेजने की कोशिश करता है। मूवी के शुरुआत में ही आपको याद होगा कि किताबों वाले कमरे में रखी हुई किताबें अपने आप गिरती रहती थी और तब मर्फ को लगता था कि उस कमरे में कोई भूत होता है। आपको यह भी याद होगा कि कूपर ने मर्फ को उस कमरे में होने वाली असामान्य गतिविधियों को नोट करने के लिए कहा था, जिसके बाद मर्फ फ्यूचर कूपर द्वारा मोर्स कोड की फॉर्म में डिकोड कर उसे स्टे लिखकर नोट भी कर लेती है। लेकिन उस समय मर्फ को यह बात नहीं पता होती कि यह मैसेज भेज कौन रहा है। लेकिन अब मर्फ समझ जाती है कि वह मैसेज कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का कूपर भेज रहा होता था। रॉबर्ट टार, जिसको कूपर ने ब्लैक होल में छोड़ दिया था, वह कूपर से दोबारा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉबर्ट टार्स भी ऐसे ही किसी टेसरैक्ट में फंसा हुआ है, जिस वजह से वह कूपर को संदेश भेज पा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम मोर्स कोड के बारे में कुछ जान लेते हैं। दरअसल मोर्स कोड में मुख्य रूप से डॉट और डैश का इस्तेमाल होता है और कोई भी स्किल्ड ऑब्जर्वर इस भाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। उसके बाद फ्यूचर का कूपर ही पास्ट वाले कूपर को कमरे में जमी धूल की ग्रेविटी से उसे नासा के सीक्रेट हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेट्स भेजता है। उसके बाद रोबोट टार्स ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का क्वांटम डाटा कूपर को भेज देता है, जिससे प्लान ए भी सफल हो सकता है। लेकिन समस्या यह होती है कि कूपर उस क्वांटम डाटा को प्रेजेंट वाली मर्फ तक कैसे पहुंचाए, जो कि अब एक साइंटिस्ट है।
कूपर को ध्यान आता है कि उसे आने से पहले मर्फ को एक घड़ी दी थी, जो कि उसे और मर्फ के बीच की आखिरी निशानी थी। कूपर को लगता है कि वह उस घड़ी को लेने ज़रूर आएगी। उसी तरफ मर्फ इस आस में होती है कि उसके पिता उसे मोर्स कोड के फॉर्म में कोई संदेश भेज दें, चूँकि ये 5D टेसरेक्ट है और इस टेसरेक्ट में टाइम और ग्रेविटी को पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया है। इसी दौरान हम कूपर को यह कहते हुए सुनते हैं कि वो एडवांस सिविलाइजेशन जिसने ग्रेविटी को पूरी तरह मास्टर कर लिया है, वह कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर के ही मानव हैं। कूपर अभी 5D टेसरेक्ट में होता है, तो वो भी ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। तो कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर मोर्स कोड की फॉर्म में पूरा क्वांटम डाटा घड़ी में ट्रांसफ़र कर देता है और घड़ी की हरकत देख प्रेजेंट वाली मर्फ समझ जाती है कि यह डाटा उसके पिता उसे भेज रहे हैं। मर्फ सारा क्वांटम डाटा डिकोड कर प्रोफेसर ब्रैंड की अधूरी थ्योरी को भी पूरा कर लेती है। इधर क्वांटम डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद टेसरेक्ट खुद ब खुद गायब हो जाता है और कूपर शनि ग्रह के पास एस्ट्रोनॉट्स को मिल जाता है। और जब कूपर की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक विशाल स्पेस स्टेशन में पाता है, जिसका नाम उसकी बेटी के नाम पे रखा हुआ है। चूँकि टेसरेक्ट ब्लैक होल के सेंटर में था, तो वहाँ पर समय बहुत धीमा होगा, जिस वजह से कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलता है तो पाता है कि वह बूढ़ी हो चुकी है और अपने अंतिम सांसें गिन रही होती है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसे हमेशा से विश्वास था कि उसके पिता उससे मिलने ज़रूर आएंगे। मर्फ उसे उस तीसरे ग्रह पर जाने के लिए कहती है और बताती है कि अब उनका घर वही एलमंड का प्लेनेट है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एमेलिया रोबोट केस के साथ उस ग्रह पर आसानी से लैंड कर जाती है और अपना हेलमेट निकाल लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह प्लेनेट हैबिटेबल है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि कूपर भी एमेलिया से मिलने निकल जाता है। वह उससे मिल पाता है या नहीं, यह मूवी में नहीं दिखाया। अगर आपको इस मूवी से लेकर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। मैं निश्चित ही इसके लिए दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं इस मूवी के अनसुलझे रहस्यों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा।